वेलकम बैक टू एजुकेशन विद सचिन वे। आज मैं आपके लिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे लेखपाल हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, ग्राम पंचायत का अधिकारी हो गया एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक हो गया, और भी ऐसे उत्तर प्रदेश के एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हों या करने वाले हैं, तो मैं बता दूं कि ग्रामीण समाज एवं विकास व कृषि विज्ञान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप इस सब पोर्शन को ठीक ठाक करके चलिए, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं आपको सारा सिलेबस कवर अप करा दूँगी एक छोटे से वीडियो दे करके। तो आप लोग बस क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जैसे आगे भी आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देख लेते हैं किसका क्या है। मैं ये बता दूं कि देखिए सेल्फ है, आप इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद घर बैठ के बस रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन भी हो जाएगा। सेल्फ क्रैश कोर्स है, आपको कोई और पेड कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये 2018 को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये मेरी पर्सनल बुक है, और आपको मैं बता दूं कि आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम टू सेम है 2015 के अकॉर्डिंग। मैंने चीज़ें डाल रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, आप उसमें जा करके सिलेबस में मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ में वरी मत होइए। ग्राम समाज एवं विकास का सिलेबस बदलता है, कृषि विज्ञान का सिलेबस बदलता है, सिलेबस सेम टू सेम रहता है, कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं आते हैं। बस एक ये यूट्यूबर्स की गुमराह करने की बातें होती हैं, जो या फिर ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं अपनी फीस के लिए, बस वो यही कहते हैं कि सिलेबस बदल गया, पैटर्न बदल गया। आप लोग इस सब्जेक्ट में वरी मत होइए, कोई भी सिलेबस पैटर्न नहीं बदला है, सेम टू सेम वैसे है जैसे था, ठीक है। वैसी मैथ है, वैसे ये सारा पोर्शन है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसीलिए लिंक दे दिया है कि आप लोग मैच कर लीजिए जाके वहाँ पर, कि कोई भी सिलेबस में 1% का बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग आंख बंद करके प्रिपरेशन करिए, और जिसके पास प्रीवियस ईयर की बुक पढ़ी है उसी से प्रिपरेशन करें, तैयारी उसकी फिट रहेगी और सिलेक्शन उसका हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बहकावे में मत आएं और चीज़ों को ठीक ठाक करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस पूरी बुक में 15 टॉपिक हैं, सारे मैं कवर करा दूंगा। 15 टॉपिक का सेंस 15 चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम लोग पहला चैप्टर देख रहे हैं। इस चैप्टर को मैं 2 दिन में ख़त्म करूंगा, और कोशिश करूंगा कि जल्दी आपको 30 दिन मतलब 1 महीने में ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाए, ठीक है। फिर रिवीजन हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की ओनली, बस वही सफिशिएंट है। तो आप लोग इसको देखिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, देखिए चैप्टर का आपके नाम क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग, ठीक है। ये आपका चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो देखिए क्या कह रहा है ये, और आप देखिए पढ़ाई को आप मतलब लाइटली लीजिए, ज़्यादा इसको अगर उससे पढ़ेंगे तो चीज़ें नहीं समझ आएंगी। आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से कूल होकर के पढ़िए कि हाँ हमको पढ़ना है बस, ठीक है। चलिए देखिए क्या कर रही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण किया जाता है, ये तो सभी को पता है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण विभागों से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के माध्यम से किया जाता है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। अब आप लोग देखिए इसमें क्या समझाना चाह रहा है। आपको ये पता है कि ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं उसके विकास के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती हैं, ये भी सबको पता है। और इन योजनाओं को कोई ना कोई अधिकारी क्या करता है कि इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। आप जैसे मान लीजिए कि वृद्धावस्था पेंशन है, ठीक है। वृद्धावस्था पेंशन हो गई, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसको जो आप जाएंगे वहाँ पे, तो वो जो ऑफिसर इसकी जांच करता है, देख रेख करता है ना, तो वो समाज कल्याण विभाग जो होता है, तो वो समाज कल्याण विभाग क्या करता है, तो इन सब योजनाओं को क्रियान्वित करता है। तो यही ये बताना चाह रहा है कि ऐसी योजनाएं, जब ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार कोई योजनाएं चलाता है, और उन योजनाओं को जो इम्प्लीमेंट करता है, जो विभाग इम्प्लीमेंट करता है, वो अधिकारियों का विवरण यहाँ नीचे दिया गया है। तो अब आपसे पूछ लेगा, देखिए एग्जाम में कैसे पूछता है क्वेश्चन, आप लोग यहाँ देखिए थोड़ा सा। जैसे पूछ लिया विकास खंड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, ठीक है। तो अब ये बहुत सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और ये समझ लीजिए कि आप चाहे जितना मैथ पढ़ते हो, चाहे जितना इंग्लिश पढ़ते हो, अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान नहीं देंगे तो आपका कुछ नहीं होना है ना। तो आप इसको एक बार देखे रहेंगे तो आप बारीकियों को समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये VDO होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी, ठीक है। अब आप VDO में कन्फ्यूज ना हो लीजिए, वे ग्राम विकास अधिकारी होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो इस VDO और BDO में अंतर समझिएगा। तो ये खंड विकास अधिकारी की बात कर रहा है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इसमें क्या है, विकास खंड का, अब देखिए पूछे विकास खंड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है, तो आपको BDO लिखना है। क्या लिखना है,
ओ होता है। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका कंफर्म। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित खंड विकास अधिकारी का प्रशिक्षण कहाँ होता है। तो अब देखिए कह रहा है कि जब वीडियो जो इलेक्ट होता है, जो वीडियो होता है, अगर वो इलेक्ट होता है तो आपको समझते होंगे कि प्रशिक्षण शब्द का प्रशिक्षण होता है। जब कहीं कोई भी वैकेंसी में कोई कंफर्म होता है तो उसके परीक्षण के, जैसे मान लीजिए अब आप आईएएस का नाम सुने होंगे, तो आईएएस की जो ट्रेनिंग होती है वो लवासना में होती है। ठीक है, लवासना में होती है। तो इसी तरह हर एक विभाग की कहीं ना कहीं ट्रेनिंग होती है। तो इसमें पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के जो बीडीओ होते हैं इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है। तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो ग्रामीण विकास संस्थान में होती है। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, ग्रामीण विकास संस्थान में होती है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत छोटे हैं लेकिन आपको बहुत बेनिफिट करने वाले हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है इसमें। तीसरा क्वेश्चन है, एक विकास खंड के ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी किस पर निर्भर करती है ना। अब ये कह रहे हैं ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी किस पर निर्भर करती है, तो ये हो गया खंड विकास अधिकारी पर। तो अब तीन क्वेश्चन ही समझ लीजिए। 3 क्वेश्चन आपको इतने इंपॉर्टेंट है कि आज से पहले शायद ही आपको पता रहा हो। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं आता, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये ही कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हो गया, फिर से विकास खंड का मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन होता है, खंड विकास अधिकारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित खंड विकास अधिकारी का परीक्षण कहाँ होता है, तो ग्रामीण विकास संस्थान में। एक विकास खंड में के ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी किस पर निर्भर करती है, तो खंड विकास अधिकारी पर। ठीक है, आगे देखिए। देखिए ये आपका उतना खंड विकास अधिकारी कंफर्म हो गया। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़, बस इतना ही पढ़ना है। खंड विकास अधिकारी में इतना पढ़ लिए तो आपका खंड विकास अधिकारी कंफर्म, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक आता है लेखपाल। तो देखिए पूछ लेगा लेखपाल कौन होता है, तो आप लोग इसको देखिए। लेखपाल गाँव स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है। ठीक है, अब देखिए ज्ञान क्या कह रहा है इसमें। लेखपाल गांव स्तर पर सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। 1906 तक इसके कार्यों का भुगतान गांव द्वारा स्वयं किया जाता था, लेकिन अब इसको सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है। इसके अधिकारों में 1 या 2 गांव होते हैं। अब देखो जैसे पूछ लेगा आपसे कि लेखपाल के अधिकार में कितने गांव होते हैं, 1 गांव होता है, 2 गांव होता है, 3 गांव होता है, या 3 से अधिक गांव होते हैं। तो आपको इसमें 1 या 2 गांव लिखने हैं। ठीक है, ये होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू जैसे उसमें ऑप्शन रहेगा आपको वैसे ही क्लिक करना है, वहाँ 4-5 भी आंसर देगा। तो इस बेस से चीज़ें अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो ये ऐसी चीज़ें हैं गाँव की जिससे हम लोग वाकिफ़ हैं, है ना, तो आपको जल्दी चीज़ें याद होंगी। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए लेखपाल के कर्तव्य क्या होते हैं। तो लेखपाल के कर्तव्य जो हैं इसमें देखिए क्या होता है। लेखपाल के पास उसके अधिकार क्षेत्र के गांव के खेती संबंधी सभी कागजात रहते हैं, जिन्हें भू अभिलेख लैंड रिकॉर्ड कहते हैं। यदि कोई किसान अपनी ज़मीन के संदर्भ में कोई जानकारी चाहता है तो लेखपाल व सरकारी शुल्क लेकर उनको जानकारी उपलब्ध कराता है। ठीक है, लेखपाल अपने कागजात में खेत का नाम, लगान, उसका मालिक, उसका नंबर आदि नोट करता है। वह खेतों, ये सबको पता है क्योंकि हम लोग गांव से हैं, जिसको नहीं पता है वो शहर से है तो पता हो जाएगा उसको। चलिए आगे क्या है, वह खेतों से होने वाले परिवर्तन के अनुसार कागजों में परिवर्तन करता है। अनावृष्टि, सूखा, अकाल, बाढ़ आदि जानकारी से अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराता है। इसके आधार पर ही सरकार मुआवजे का निर्धारण करती है। ये भी समझते होंगे आप लोग कि जब कहीं फसल ख़राब हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग यहाँ से नोटिस लिख के भेज देते हैं, या किसी का घर गिर गया बरसात में तो उसको भेज देते हैं, तो उसका मुआवजा सरकार देती है। ठीक है, ये हो गया लेखपाल के कर्तव्य। आप देख लीजिए क्वेश्चन इसमें से भी बनते हैं। ठीक है, पूछ लेगा कि लेखपाल के कर्तव्य कौन कौन से हैं या कौन नहीं है। उसमें 3 ऑप्शन दे देगा, एक दूसरा दे देगा, उसको आपको क्लिक करना होगा कि हाँ ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता जरूर है कि ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेक्शन इन्हीं लोग का हो जाता है जो इन बारीकियों को भी ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है लेखपाल के पास प्रत्येक गांव का नक्शा होता है। इस नक्शे में गांव के खेत, रास्ते, सड़क, नदी, तालाब, बाजार, मकान आदि अंकित होते हैं। ठीक है, इस नक्शे में खेत का क्षेत्रफल दिया होता है, उसी में उसका नंबर भी लिखा रहता है। खेत के नंबर की मदद से खेत को पहचानने में आसानी होती है। लेखपाल का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वर्ष खेतों की माप करे तथा कमी बेशी का नक्शा में अंकित करे। ठीक है, ये इसका काम होता है।
नेक्स्ट देखिए क्या करा है, किसान के स्वामित्व की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक रजिस्टर में एक ही स्थान पर खाते के रूप में लिखा जाता है, इसे जमाबंदी कहते हैं। देख लीजिए, जमाबंदी पूछ लेगा किसे कहते हैं, तो जमाबंदी किसे कहते हैं, किसान के स्वामित्व की समस्त भूमि का विवरण। मान लीजिए आप किसान हैं, आपके लिए एक स्पेशल रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में आपकी सारी चीज़ें सिर्फ आपकी ही लिखी रहेंगी, तो उसको क्या कहते हैं, जमाबंदी कहते हैं। इसकी 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं, जिसकी एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा दूसरी प्रति संबंधित लेखपाल के पास रहती है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इसको बन सकता है, इसको आप ध्यान दीजिए, जमाबंदी किसे कहते हैं, पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से। प्रत्येक 4 वर्ष में जमाबंदी का नवीनीकरण किया जाता है। 4 वर्ष बाद ये फिर से रजिस्टर बनते हैं, तो एक चला जाता है किसके पास, एक चला जाता है तहसील में और दूसरा रहता है लेखपाल के पास। ठीक है, इन 4 वर्षों में किन्हीं कारणों से किसान के स्वामित्व की भूमि में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे लेखपाल द्वारा जमाबंदी रजिस्टर में लिख लिया जाता है। मतलब रजिस्टर तो रिन्यू होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं कुछ घटा बढ़ा है, ज़मीन बेच दी या कुछ हुआ, तो उसका जो विवरण है वो फिर से रजिस्टर में लेखपाल क्या कर लेता है, अंकित कर लेता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, इसमें आगे कह रहा है, आजकल जमाबंदी का कार्य कंप्यूटर से भी किया जाता है, ये समझ रहे हैं। इससे कम समय में ही किसान अपनी भूमि संबंधी आंकड़ों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। मतलब जो जो चीज़ें होती हैं, खसरा खतौनी जिसको आप लोग कहते हैं, तो वो कंप्यूटर से भी निकल सकता है, सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये थे लेखपाल के कार्य। इसको आपको 2-3 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मिली, इसको भी पढ़ लीजिए, लेखपाल का भी आपका काम खत्म हो गया।